नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम टॉपिक की बात कर रहे थे जल मंडल की। तो जल मंडल या हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, पहले हम बात करेंगे महासागरीय उच्चावच की। तो जिस प्रकार से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ नजर आती हैं, उसी तरह से आप देखेंगे महासागरों की गहराइयों में भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां नजर आती हैं। तो महासागर की गहराइयों में जो आकृतियां नजर आती हैं, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे पिछला, आपने देखा होगा, तो जो महासागरीय उच्चावच है, महासागरीय उच्चावच, तो ये जो महासागरीय उच्चावच आप देखते हैं, ये मैंने 4 कैटेगरी में विभाजित किए थे, 4 भागों में इनको विभाजित किया था। एक तो हमने बात की थी, इसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय निमग्न तट, मतलब महाद्वीपों के वह भाग जो जल में डूबे होते हैं वो महाद्वीपीय निमग्न तट कहलाते हैं। दूसरी मैंने बात की थी, इसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है, महाद्वीपीय ढाल, ठीक है। और तीसरी बात हमने की थी नितल मैदान एवेशल प्लेन्स की बात की थी। और चौथी बात की थी हमने महासागरीय गर्त की बात की थी, महासागरीय गर्त या ट्रेंच जिनको कहा जाता है या खाइयाँ कहा जाता है। अब महासागरों में जो गहराई में देखिए, जैसे ये मान लीजिए कोई महाद्वीप है और ये इस तरह की स्थिति है, और उसके बाद जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में चलते चले जाते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ नजर आती हैं। तो जहाँ पर उठे हुए भाग हैं, कहीं कहीं पर तो एकाकी भाग दिखाई देता है, मतलब सिंगल एक पर्वत यहाँ पर उठा हुआ है। ये कैसे उठा कि अंदर से ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और ज्वालामुखी उद्गार के बाद इस तरह से मैग्मा जमता चला गया। तो यहाँ पर एकाकी पहाड़ी एक तो दिखाई दे जाती है, एकाकी पहाड़ियाँ दिखाई दे जाती हैं। या महासागरों की जो तली है उनमें भारी मात्रा में क्या होता है, विस्तार पाया जाता है। मान लीजिए महासागरों की गहराई में दो प्लेटों के बीच में क्या हो रहा है, 2 प्लेटों के बीच में अभिसरण हो रहा है। अगर 2 प्लेटों के बीच में अपसरण हो रहा है, एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, तो महासागरों की गहराई में बहुत लंबी दूरी तक क्या होगा, ज्वालामुखी की एक श्रृंखला पाई जाएगी। मान लीजिए महाद्वीपों की जो महासागरों की जो प्लेट है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, भाई सारे के सारे जितने भी आपके महाद्वीप और महासागर हैं वो प्लेटों पर टिके हुए हैं। और महाद्वीपों में जहाँ महासागरों की गहराई में जहाँ पर प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं, जब वो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो अंदर से क्या निकलेगा, मैग्मा निकलेगा। तो उस मैग्मा निकलने के कारण आप देखेंगे महासागरों की गहराई में इस तरह से पर्वत श्रृंखलाओं की, ज्वालामुखी की पर्वत श्रृंखलाएं नजर आती हैं। और ऐसी पर्वत श्रृंखलाओं को क्या बोलते हैं, हम कटक बोलते हैं। क्या कहलाती है, कटक कहलाती है। तो एक तो सिंगल ज्वालामुखी उद्गार के कारण आपका एक बन गया, और एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं। तो एक एक करके एक एक पार्ट को हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, निमग्न तट की बात करें। मतलब ये महाद्वीपों का वह भाग जो जल में डूबा रहता है, जिसका ढाल काफ़ी कम होता है, इस भाग को हम क्या बोलेंगे, निमग्न तट बोलेंगे, महाद्वीपीय निमग्न तट, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पर लिख लेते हैं इसके बारे में। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, महाद्वीपीय निमग्न तट। तो महाद्वीपीय निमग्न तट की देखिए बात होती है, तो महाद्वीपीय निमग्न तट का सीधा सीधा मतलब लिख लीजिए, महाद्वीपों के वह भाग जो
जल में डूबे होते हैं, जल में डूबे होते हैं। ठीक है, निमग्न तट कहलाते हैं, मतलब जल में मग्न रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निमग्न तट बोलते हैं। अब इनकी ढाल की बात करें, इनकी जो ढाल प्रवणता है, स्लोप ग्रेडियंट है, ढाल प्रवणता, ढाल प्रवणता मतलब समुद्र का ढाल, महासागरों से जैसे हम महाद्वीपों से महासागरों की तरफ जाएंगे तो एकदम से ढाल नहीं आता है। ढाल क्या होता है, बहुत जेंटल होता है। तो इसकी जो ढाल प्रवणता होती है वो ध्यान रखना 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होती है। 1 डिग्री से 3 डिग्री तक क्या होती है, ढाल प्रवणता होती है। स्लोप ग्रेडियंट 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड आपका डिग्री तक होता है, 1 से 3 डिग्री तक। अब इस भाग की हम बात करें तो गहराई की बात करें, गहराई, तो इसकी जो गहराई होती है, अधिकतम इसकी जो गहराई होती है वो 100 फैदम तक होती है। गहराई कितनी होती है, 100 फैदम तक इसकी गहराई होती है। समुद्र की गहराई मापने की इकाई को हम क्या बोलते हैं, फैदम बोलते हैं। तो इसकी गहराई कितनी हो जाएगी, 100 फैदम तक होती है। और 1 फैदम का मतलब होता है 6 फीट। 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। 6 फीट होता है 1 फैदम का मतलब। ठीक है, तो इस जो तट है, निमग्न तट है, इसकी गहराई कितनी होगी, 100 फीदम तक होगी। लेकिन चौड़ाई इसकी ध्यान रखना अलग अलग पाई जाती है। सामान्यतः इसकी चौड़ाई ध्यान रखना, औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई 70 किलोमीटर तक होती, 70 किलोमीटर तक। लेकिन जिन महाद्वीपों के किनारों पर वलित पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, वलित पर्वत श्रृंखला स्थित हैं, वहाँ निमग्न तट सकरे, वहाँ निमग्न तट सकरे जैसे चिली का तट। ठीक है, चिली के तट पर आप देखेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला होने के कारण, जैसे ये मान लीजिए ये इस तरह से दक्षिणी अमेरिका इस तरह से दिखाई देता है, और दक्षिणी अमेरिका के इस भाग पर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला के इस भाग में इस तट की चौड़ाई क्या होगी, इस निमग्न तट की चौड़ाई कम हो जाती है, और जहाँ पर विस्तृत मैदान है वहाँ पर लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सकरे होते हैं जैसे चिली का तट, जबकि साइबेरिया के तट पर सबसे विस्तृत निमग्न तट पाए जाते हैं। तो जो साइबेरिया का तट है वो विश्व में सबसे लंबे निमग्न तट का निर्माण करता है। मतलब ये मान लीजिए कि लगभग 250 से 300 किलोमीटर लंबे वहाँ पर निमग्न तट आपके दिखाई देते हैं। तो सबसे सकरे कहाँ पर होंगे, जहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार होगा, और जहाँ पर मैदानी भाग होंगे। जैसे भारत की हम बात करें तो भारत में प्रायद्वीपीय पठार की तरफ देखें तो पश्चिमी घाट की तरफ सकरे निमग्न तट है, क्योंकि वहाँ पर प्लेट का क्या हुआ है, निवर्जन हुआ है, नीचे की तरफ धंस गई है। जबकि पूर्वी तट की तरफ देखें,
नदियां जा जाकर सागर में क्या करती हैं, निक्षेप करती हैं। तो इसके कारण भारत में भी आप देखें पूर्वी तट पर निमग्न तट ज़्यादा चौड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब देखिए इस भाग में, जैसे ये इस भाग की, जिस भाग का हम वर्णन कर रहे हैं, ये वाला भाग जो है इस तरह से रहता है, उसके बाद ढाल शुरू हो जाता है। इस भाग में आप देखें ये जो मान लीजिए सागर में डूबे हुए भाग है, तो ये है निमग्न तट, निमग्न तट। अब इस निमग्न तट की क्या स्थिति बनती है कि नदियों के द्वारा जो हजारों लाखों सालों से नदियां बहकर सागर में मिलती हैं, तो नदियों के द्वारा हजारों लाखों सालों से इस भाग में क्या जमा होते चले जा रहे हैं, निक्षेप जमा होते चले जा रहे हैं। और निक्षेप जब जमा होते चले जाएंगे, निक्षेप मतलब यहाँ पर अवसाद जमा होते चले जाएंगे, और इन अवसादों के बीच में जीवाश्म दब जाएंगे, जीवाश्म पाए जाएंगे, और यही जीवाश्म आगे जाके क्या बन जाते हैं, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कर देते हैं, कोयला और पेट्रोलियम बन जाता है। तो ध्यान रखना, विश्व का 1/3 कोयला और पेट्रोलियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, इसी भाग में पाए जाते हैं, निमग्न तट में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, विश्व का लगभग 1/4 या 1/3 भाग क्या है, इसी भाग में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के भंडार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लें, महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय निमग्न तट विश्व के लगभग 1/4 पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। और आपको पता होगा जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ है, ठीक है, आपको इस बात की जानकारी होगी कि पहले भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम असम से निकाला जाता था, डिगबोई वगैरह से निकाला जाता था, लेकिन अब ये हम आप कहाँ से निकालते हैं, आप देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर इस क्षेत्र में समुद्र की गहराई में यहाँ पर से भारी मात्रा में हम क्या निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं। ठीक है, चाहे वो यहाँ पर आपका एलियावेट केडियावेट हो, मुंबई हाई हो, तो ये जो क्षेत्र है ये अब क्या है, अपतटीय क्षेत्र है। मतलब ये वही भाग है जहाँ पर पहले अवसादों का निक्षेपण हुआ होगा, और उन अवसादों में क्या होगा, जीवाश्म हो गए, और ये जीवाश्म किसमें परिवर्तित हो गए, ये जीवाश्म अब बन गए कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये जो भाग है कुल महासागरीय, उसको हम लेकर चलें, कुल महासागरीय क्षेत्र को लेकर चलें, क्षेत्रफल को, तो 8.6% भाग किससे घिरा हुआ है, महाद्वीपीय निमग्न तट में आता है। ठीक है, तो लिख लें यहाँ पर, लिख लेना, कुल महासागरीय क्षेत्र का 8.6% भाग महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय निमग्न तट के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 8.6% भाग घेरे हुए हैं, कौन सा, महाद्वीपीय निमग्न तट जो है। तो कुल महासागरीय विस्तार को अगर हम देखें, उनमें से इतना भाग किस में आता है, 8.6 भाग, ध्यान रखना, महाद्वीपीय निमग्न तट के अंतर्गत आता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
ये क्षेत्र आपका आता है निमग्न तट में। अब ये जो तटीय क्षेत्र है, निमग्न तट का जो उथले हुए सागर होते हैं, निमग्न तट है उससे थोड़े उभरे हुए भाग होते हैं, वो क्या होते हैं, मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे डॉगर बैंक या जॉर्जिस बैंक आपने सुना होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लें, निमग्न तट के उभरे हुए भाग मछली पकड़ने के प्रमुख केंद्र हैं। जैसे जॉर्जिस बैंक या आपका ग्रांड बैंक, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पड़ते हैं। या डॉगर बैंक उत्तरी सागर में, यूरोप के उत्तरी भाग में, ये उत्तरी सागर में पड़ते हैं। और ये यूएसए के पूर्वी तट पर। तो जॉर्जिस बैंक या आपका डॉगर बैंक पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मत्स्यन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो जो मग्न तट वाले भाग हैं उसमें कुछ उभरे हुए भाग हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, मछली पकड़ने के लिए अनुकूल अवस्थाएं बनती हैं। तो ये मत्स्यन के लिए जाने जाते हैं। जॉर्जिस बैंक, ग्रांड बैंक, डॉगर बैंक, ये मेन चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब देखिए बात करें हम आगे, अगला जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। तो महाद्वीपीय ढाल की हम बात करें तो ये महाद्वीपों की जलमग्न भाग की अंतिम सीमा होती है, जो क्या होती है, अंतिम सीमा कहलाते हैं। इट इज़ द लास्ट बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो अगली हम बात करें महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल, तो महाद्वीपीय ढाल में लिख लें, ये भाग वास्तविक रूप में महाद्वीपों के निमग्न तट की अंतिम सीमा होते हैं। ठीक है, तो इट इज द लास्ट बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट। तो महाद्वीपीय निमग्न तट की अंतिम सीमा कहलाते हैं ढाल। उसके बाद क्या होता है, नितल मैदान आपके शुरू हो जाते हैं। ये ध्यान आपको रखना है। और इसकी ढाल प्रवणता की हम बात करें, ढाल प्रवणता, तो इसकी ढाल प्रवणता ध्यान रखना 5 डिग्री तक होती है, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो 2 से लेकर 5 डिग्री की ढाल प्रवणता होती है। और गहराई की हम बात करें, इसकी गहराई जो होती है वो 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की गहराई होती है। तो ढाल वाला भाग ध्यान रखना 200 से लेकर 2000 मीटर तक गहरी होती है, और कहीं कहीं पर ये गहराई ज़्यादा भी पाई जाती है। और कुल भाग का, ठीक है, तो कुल क्षेत्र का, तो महासागरों के कुल क्षेत्र का 8.5% भाग किसमें आता है, 8.5% भाग आता है महाद्वीपीय ढाल के अंदर। तो 8.5% भाग जो आता है महाद्वीपीय ढाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना निक्षेप नहीं पाए जाते। तो जो निक्षेप वहाँ पाए जा रहे थे वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं।
निक्षेप नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ढाल है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, यहाँ निक्षेप जमा हो गए, लेकिन ढाल इस तरह से आ गया फिर, ठीक है। तीव्र ढाल अगर आ जाएगा, और तीव्र ढाल अगर आएगा तो इस भाग में मान लीजिए यहाँ तक तो अवसाद जमा हो रहे थे, अगर यहाँ पर कोई अवसाद पहुँचेगा तो वो अवसाद सीधा कहाँ पर पहुँच जाएगा? नीचे की तरफ पहुँच जाता है, ठीक है। इसी वजह से आप देखेंगे समुद्र में कभी कभार कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई वायुयान समुद्र में गिर जाता है, तो अगर वो इस क्षेत्र में गिरता है तो उसको ढूंढना आसान होता है, वो मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो फिर मिलते ही नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर उन वायुयान का कचरा यहाँ पर गिरता है, इस भाग में गिरता है ढाल वाले क्षेत्र में, तो फिर वो मिलते ही नहीं हैं, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लुढ़क लुढ़क कर धीरे धीरे करके इस तरह से क्या होते हैं, 3000 मीटर गहराई तक चले जाते हैं। तो 3 से 4000 मीटर जब चले जाएंगे तो फिर उसको ढूंढना संभव नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो ये क्षेत्र आपका इसी वजह से यहाँ पर क्या है, निक्षेप जमा नहीं होते हैं, क्योंकि सारे के सारे निक्षेप लुढ़क कर नीचे नितल मैदानों में जमा होते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ये तो महाद्वीपीय ढाल वाला क्षेत्र था। ढाल प्रवणता, गहराई ध्यान रखें, और कितना क्षेत्र कवर करता है? 8.5% भाग ये कवर करता है। अब जो सबसे विस्तृत भाग है, जो कुल महासागरीय क्षेत्र का लगभग 40% भाग कवर किए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं नितल मैदान। अब हम बात करेंगे किसकी? महासागरीय नितल मैदान। तो महासागरीय नितल मैदान की बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। महासागरीय नितल मैदान। तो महासागरीय नितल मैदान की देखिए बात करें तो ये सबसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं। गहराई 3000 से लेकर 6000 गहराई तक ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, महासागरीय उच्चावच के सबसे विस्तृत भाग लगभग कितना कवर किए होते हैं? 40%। तो 40% भाग क्या है? नितल मैदान में आता है। और इनकी जो गहराई होती है, गहराई 3000 से लेकर 6000 मीटर तक गहरी होते हैं। तो लगभग 3 से लेकर 6 किलोमीटर तक इनकी गहराई होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? नितल मैदान बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो ढाल प्रवणता होती है वो ध्यान रखना 1 डिग्री तक होती है, बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं होता है। ढाल प्रवणता 1 डिग्री की ढाल प्रवणता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तीखे ढाल नहीं पाए जाते हैं, सामान्य से भी कम होता है, 1% से भी कम ढाल प्रवणता पाई जाती है, ठीक है। अब जो नितल मैदान है इसकी हम बात करेंगे। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसके तुलना में आप देखेंगे अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार कम पाया जाता है। क्यों कम पाया जाता है? क्योंकि अटलांटिक महासागर में कटक पाए जाते हैं, और कटक का मतलब मैंने आपको बताया था कि महासागरों की तली में क्या है? विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। जैसे ऊपर की तरफ आप देखते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसी तरह से महासागरों की गहराई में भी एक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो एंडीज पर्वत श्रृंखला से भी ज़्यादा लंबी है। ध्यान रखना, एंडीज पर्वत श्रृंखला उसके सामने कुछ नहीं है, जिसको हम बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला तो मात्र 7200 है। मध्य अटलांटिक कटक उत्तर से दक्षिण में आप देखेंगे लगभग 12000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। इस तरह से महासागरों की तली में ये क्यों पर्वत श्रृंखला बन गई?
क्यों यहाँ पर पर्वत श्रृंखला बन गई? क्योंकि ये प्लेट इधर खिसक रही है और ये प्लेट इधर खिसक रही है। अब जब दो प्लेटें पहले इस तरह से थी यहाँ पर, लेकिन बीच में दरार पड़ गई, ये प्लेट इधर खिसकने लगी और ये इधर खिसकने लगी, तो नीचे से क्या होगा? मैग्मा। इस गैप को भरने के लिए मैग्मा ऊपर निकलने लगेगा, और जब मैग्मा ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनता चला जाएगा? यहाँ पर कटक बनता चला जाता है। मैग्मा निकलता है, ये खिसक के यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, और मैग्मा निकला, ये खिसक के यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ पहुँच गया। इस तरह से महासागरों की तली में लगातार ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित पर्वत श्रृंखलाएं बनती रहती हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे प्रशांत महासागर की तुलना में नितल मैदानों का विस्तार अटलांटिक महासागर में कम पाया जाता है। इसका मेन कारण क्या है? ये कटक है, पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ठीक है, तो अगला एक पॉइंट मैं यहाँ पर और लिख दूँ, प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर में नितल मैदानों का विस्तार कम पाया जाता है। तो कम विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। इसका कारण क्या है? कि इसमें बहुत लंबी कटक दिखाई देते हैं, कटक आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखिए इस भाग में ये ढाल, ये जो आपका यहाँ तो ये इस तरह से भाग था, फिर ढाल आ गया और फिर यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ बन गई। अब इस भाग से, इस महाद्वीपों के इस भाग से नदियाँ आती हैं, यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण करती हैं। ठीक है, लेकिन इस भाग में अब जैसे ये तो समुद्र है, अब ये तो समुद्री भाग है इस भाग में, और समुद्री जीव भी, जलीय जीव भी यहाँ पर पाए जाएंगे। तो समुद्री जीवों के जो कंकाल हैं वो यहाँ तक तो जमा रहते हैं, लेकिन इस भाग में जमा नहीं हो पाते क्योंकि ये ढलान है बहुत ज़्यादा। तो इस भाग में जितने भी समुद्री जीव हैं उनके मृत होने के बाद इनके जो अवशेष हैं वो सारे के सारे कहाँ जमा होते हैं? इसी भाग में जमा होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि स्थल जनित अवसाद या समुद्री जीवों के अस्थि पंजर किस भाग में पाए जाते हैं, तो ये भाग कौन सा होगा? नितल मैदान होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, नितल मैदान में स्थल जनित अवसाद तथा समुद्री जीवों के अस्थिपंजर, समुद्रीय जीवों के अस्थि पंजर पाए जाते हैं। ठीक है, और कुल स्थल भाग का, कुल महासागरीय उच्चावच का कितना भाग है? 40% भाग आता है इसके अंतर्गत। और लिख लें, इस भाग में विभिन्न स्थलाकृतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे इस भाग में विभिन्न स्थलाकृतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कई सारे देखते हैं, जैसे मैंने बताया कटक है, ज्वालामुखी पर्वत है, ग्योट है, गर्त है, इस तरह से दिखाई देती है। जैसे कटक
या रिज, रिज कहा जाता है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत या सी माउंट बोलते हैं, सी माउंट। गुयोट, गुयोट या समुद्री चबूतरा बोलते हैं इसको, समुद्री चबूतरा, ठीक है, या गर्त या ट्रेंच आदि। तो इस नित्तल मैदानी भाग में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ और देख सकते हैं। कहीं पर कटक दिखाई देते हैं, कहीं पर ज्वालामुखी पर्वत, कहीं गोयोट, कहीं पर आपकी जलमग्न खाइयाँ दिखाई देती हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है, ठीक है। अब इसके बारे में भी बात करेंगे क्या कटक होता है, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं चौथा भाग, जिसको जलमग्न खाइयाँ या गर्त कहा जाता है। जलमग्न खाइयाँ या गर्त, तो महासागरों के जो सबसे गहरे भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं या खाइयाँ बोलते हैं। और इनकी जो गहराई होती है, इनकी औसत गहराई 5500 से ज़्यादा होती है। मतलब 5500 से या 6000 मीटर से जो गहरे भाग हैं समुद्र के, वो क्या कहलाते हैं, गर्त कहलाते हैं। और गर्त कैसे बनते हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। दो प्लेटें जब एक दूसरे से टकराएगी तो एक भाग क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, तो उससे क्या बन जाते हैं, गर्त का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालने अगला, महासागरीय गर्त या खाइयाँ। महासागरीय गर्त या खाइयाँ। तो महासागरीय गर्त या देखिए खाइयों की हम बात करें तो सिंपल सी बात है, महासागरों के सबसे गहरे बिंदु, महासागरों के सबसे गहरे बिंदु, महासागरों के सबसे गहरे बिंदु गर्त या खाइयाँ कहलाती हैं, खाइयाँ कहलाते हैं, ठीक है। तो महासागरों के सबसे गहरे बिंदु हैं जो वो गर्त या खाइयाँ कहलाती हैं। इनकी औसत गहराई की हम बात करें, औसत गहराई तो 5500 मीटर इनकी औसत गहराई होती है। मतलब मिनिमम इनकी गहराई कितनी होगी, 5500 ही होगी या इससे ज़्यादा गहरी आपकी बनते हैं, ठीक है। अब इनका जो निर्माण होता है, इनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, जब दो प्लेटें हैं, मान लीजिए एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, जब दोनों प्लेटों में आपस में क्या होता है, अभिसरण होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो एक प्लेट ऐसे नीचे की तरफ धंस जाती है और दूसरी प्लेट ऐसे हो जाती है। तो ये इससे क्या होता है कि भारी प्लेट नीचे चली जाएगी, हल्की प्लेट क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। भारी नीचे, हल्की ऊपर। तो इस भाग में आप देखेंगे ये भाग कैसा बन जाएगा, ये भाग यहाँ पर कैसा बन जाएगा, इस तरह की स्थिति बन जाएगी। और यही भाग क्या हो जाता है, गहरे बिंदु के रूप में दिखाई देता है। और आपको पता है कि अटलांटिक महासागर के अंदर प्लेटों में क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो कटक का निर्माण होगा। और जब प्लेटें एक दूसरे से टकराएगी, अभिसरण होगा, तो टकराने के बाद भारी प्लेट नीचे चली जाएगी और हल्की प्लेट ऊपर चली जाएगी। तो नीचे जाने से यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, कटक का निर्माण हो जाएगा, वो सॉरी गर्त का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, गर्त बन जाता है इस जगह पर, ठीक है। दो प्लेटों में क्या हो रहा है, प्लेटों में अभिसरण हो रहा है। और अभिसरण जब होगा तो भारी प्लेट क्या होगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, भारी प्लेट नीचे जाएगी और हल्की प्लेट क्या होगी, हल्की प्लेट
ऊपर की तरफ जाएगी, इससे गर्त का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस तरह से यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लें महासागरीय गर्तों का निर्माण, महासागरीय गर्तों का निर्माण विवर्तन प्लेटों या टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, विवर्तन प्लेटों के अभिसरण द्वारा विनाशात्मक किनारों पर होता है, विनाशात्मक किनारों पर होता है। जब दो प्लेटें टकराएगी तो किनारों का क्या होगा, विनाश होगा। और जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, मैग्मा निकलेगा, तो वहाँ पर नए नए किनारे बनेंगे, तो वो क्या कहलाता है, संरचनात्मक किनारे कहलाते हैं। और यहाँ पर किनारे कैसे कहलाते हैं, विनाशात्मक किनारे कहलाते हैं। तो प्लेटों के अंदर, विवर्तन प्लेटों के अंदर क्या होता है, अभिसरण और अपसरण होता है। ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, और क्लियर हो जाएगा जब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के जो आंतरिक बल हैं उसके अंतर्गत इस सारी क्रिया आती हैं। आंतरिक बलों के अंदर आप देखोगे, मैंने पहले भी बताया था कि अंदर की तरफ क्या होता है, रेडियोधर्मी क्रिया चलती रहती है। अंदर की तरफ जब तापमान बढ़ेगा और जब किसी भी वस्तु का तापमान बढ़ता है तो उसके आयतन में प्रसार होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। जब कोई भी वस्तु को हम गर्म करेंगे वो फैलेगी, और फैलेगी तो वो ऊपरी सतह पर क्या करेगी, दबाव डालेगी। भाई अंदर इस तरह से मैग्मा है और ऊपर की तरफ ठोस स्थल मंडल है, ऊपर ठोस स्थल मंडल है, अंदर गर्म मैग्मा है, और मैग्मा गर्म होगा, फैलेगा, और जब फैलेगा तो ऊपरी सतह पर दबाव पड़ेगा। तो जब वो दबाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है ऊपर का जो ठोस भाग है वो एक दूसरे से क्या होगा, दूर जाने लगेगा। जब एक जगह से कोई चीज़ दूर जाएगी तो दूसरे भाग पर क्या करेगी, दबाव बनाने का काम करेगी। तो यही स्थिति यहाँ पर बनती है। तो यही से आपका या तो अभिसरण होता है या क्या होगा, अपसरण होगा। जब एक जगह किसी चीज़ का अभिसरण होगा तो दूसरी जगह क्या होगा, उसका अपसरण बनेगा। तो ये स्थिति आपकी बनती है। तो इसके कारण आप देखेंगे क्या होता है, यहाँ पर महासागरीय गर्त या गहरे गहरे बिंदु का निर्माण होता है। और आपने सुना होगा, बहुत सारी गर्त आपने सुना होगा, जैसे मैरियाना गर्त तो सुना ही होगा। मैरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त कहलाती है, जो लगभग 11,022 मीटर की गहराई में है। तो विश्व की सबसे गहरी गर्त, या ये कहें कि गर्तों का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और कटकों का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम वही बात करें तो यहाँ पर लिख लें महासागरीय गर्तों का, महासागरीय गर्तों का सर्वाधिक विस्तार, महासागरीय गर्तों का सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। क्योंकि प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में विवर्तन प्लेटों में अभिसरण गति होती है, कन्वर्जेंस मूवमेंट होता है, एक दूसरे से टकराने का काम करती हैं प्लेटें। तो जब टकराएगी तो वहाँ पर गर्त बनेगा, जैसे मैरियाना गर्त। कुछ गर्त के नाम ध्यान रखें, मैरियाना गर्त,
सबसे गहरी गर्त है, प्रशांत महासागर में है। मैरियाना गर्त है, सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त, एलुशियन गर्त है, एल्यूशियन गर्त, क्यूराइल गर्त, क्यूराइल गर्त, क्यूराइल गर्त। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की गर्तें दिखाई देती है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर के अंदर है। जापान गर्त है, मिंडनाओ गर्त है, तो क्यूराइल गर्त हो गई, ठीक है। जापान गर्त, जापान गर्त, मिंडनाओ गर्त, मिंडनाओ गर्त, तो जापान गर्त है, मिंडनाओ गर्त है, ये सारी की सारी गर्त ध्यान रखना कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर, ठीक है। और प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त पूछी जाए तो कौन सी है? प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है, सबसे गहरी गर्त है। इसी तरह से कुछ गर्त आप देख सकते हैं किसमें? अटलांटिक महासागर में देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे गर्त है जिसको बोलते हैं प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको गर्त ध्यान रखना अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है। तो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कहलाती है, इसको हम बोलते हैं प्यूर्टो रिको गर्त। तो प्यूर्टो रिको गर्त ध्यान रखना सबसे गहरी गर्त कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे सुंडा गर्त मैंने लिखा था, सुंडा गर्त ध्यान रखना हिंद महासागर में पड़ती है। ये ध्यान रखना कहाँ पर है? हिंद, या यहाँ से हटाई देता हूँ इसको, हिंद महासागर में पड़ती है, ठीक है। सुंडा गर्त, सुंडा गर्त हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त पूछी जाए तो ध्यान रखना कौन सी है? सुंडा गर्त आपकी कहलाती है। तो हिंद महासागर में पड़ती है सुंडा गर्त, ठीक है। इसी तरह से देखिए हम बात करें कुछ गर्त की, मैप पर मैं आपको लोकेट कर देता हूं जिससे कि सिंपल हो जाएगा समझना। ये विश्व का मैप आप देख पा रहे होंगे, ये हिंद महासागर है, वो सॉरी ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, और उधर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है? प्रशांत वो आपका अटलांटिक महासागर दिखाई दे रहा है। तो ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा ऐसा आकार का, ये प्रशांत महासागर है, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिंद महासागर आ जाएगा। तो कुछ गर्तों की हम बात करें तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा गर्त कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो प्रशांत महासागर में बहुत सारी गर्त आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया एलुशियन गर्त है, जापान गर्त है, ठीक है, कुरिल गर्त है, मैरियाना गर्त है, फिलीपींस गर्त है, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो इस भाग में बहुत सारी गर्त नज़र आती है। यहाँ पर एक गर्त नज़र आती है इस तरह से, यहाँ पर एक गर्त नज़र आती है, यहाँ पर जापान गर्त हो गई, यहाँ पर फिलीपींस के पास मैरियाना गर्त है, इधर फिलीपींस गर्त है, यहाँ पर हम बात करें हिंद महासागर में इधर सुंडा गर्त आपकी हो जाएगी, सुंडा गर्त हो जाएगी, इधर टोंगो गर्त है। तो बहुत सारी गर्त आप देख सकते हैं। और इधर की तरफ देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अटाकामा गर्त कहलाती है, अटाकामा गर्त कहलाती है यहाँ पर, या पेरू चिलू,
ठीक है, इस तरह से कहलाती है। और यहाँ पर गर्त है, इसको बोलते हैं प्यूर्टो रिको गर्त बोलते हैं। ये अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कहलाती है, प्यूर्टो रिको गर्त। और यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, सुंडा गर्त है। तो ये कुछ गर्त है, मैं इनके नाम लिख देता हूँ। जैसे ये गर्त है, इसको बोलते हैं क्यूराइल, सॉरी एलूशियन, एलूशियन, एलूशियन गर्त, ठीक है। इसको बोल देंगे कुरील गर्त, कुरील या क्यूराइल, कुरील गर्त। यहाँ पर जापान गर्त, जापान गर्त। यहाँ पर मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त, ठीक है। ये फिलीपींस गर्त, फिलीपींस गर्त, ठीक है। यहाँ पर टोंगो गर्त, टोंगो गर्त। ये तो प्रशांत महासागर में, ये हिंद महासागर में कहलाएगी। इसको बोलते हैं हम सुंडा गर्त, हिंद महासागर में सुंडा गर्त है, सबसे गहरी गर्त है। ये अटाकामा गर्त, अटाकामा गर्त। और इधर की तरफ प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त। तो प्यूर्टो रिको गर्त ध्यान रखना अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है। मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है। और टोंगो गर्त ध्यान रखना, टोंगो गर्त ध्यान रखना हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त कहलाती है। तो ये कुछ गर्त ध्यान रखें। अब जैसे फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में एक प्रश्न आपका पूछा गया है कि सैंडविच ट्रेंच कहाँ पर पाई जाती है, या साउथ सैंडविच ट्रेंच कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस क्षेत्र में यहाँ पर इस जगह पर एक गर्त है, इस जगह पर एक गर्त है। तो इसको ध्यान रखना, सैंडविच गर्त मतलब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पड़ती है। इसको सैंडविच गर्त के नाम से जाना जाता है। तो सैंडविच गर्त कहाँ पर है, सैंडविच गर्त ध्यान रखना दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर पड़ती है। तो इस तरह से कई सारी ट्रेंचेस आप देख रहे हैं, लोकेशन वाइज भी आप जान गए कहाँ कहाँ पर हैं, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, और उधर अटलांटिक महासागर के अंदर गर्त के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया। ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी आप लोगों को। अब देखिए हम बात करें, अब यहाँ पर क्या है कि कुछ स्थलाकृतियाँ के बारे में, जैसे जो मैदानी भाग था उस मैदानी भाग में हमने बात की थी कि किस किस तरह से वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कुछ आपके स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। तो उसको जान लेते हैं। जैसे कहीं पर महाद्वीपीय उत्थान पाया जाता है, कॉन्टिनेंटल राइज जिसको बोलते हैं। तो जहाँ पर महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है वह मंद ढाल वाले उत्थान का प्रारंभ हो जाता है। वो उत्थान कैसे बना, ये ढाल है और यहाँ से अवसाद अगर लुढ़क लुढ़क कर आएंगे तो यहाँ जमा होते चले जाएंगे, तो वहाँ पर एक क्या बन जाएगा, उठा हुआ भाग बन जाएगा। उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम कॉन्टिनेंटल राइज बोल देते हैं, जिसका ढाल जो है वो 0.5 से लेकर 1 डिग्री तक होता है, ठीक है। और इसका ऊंचावच काफ़ी कम होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करें यहाँ पर महाद्वीपीय उत्थान। महाद्वीपीय उत्थान कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल राइज। तो जहाँ पर ध्यान रखना, जहाँ पर महाद्वीप के ढाल का अंत होता है वहीं मंद ढाल वाले उत्थान का प्रारंभ होता है, ठीक है। तो जहाँ पर
महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है, महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है, वहाँ बहुत मंद ढाल वाले महाद्वीपीय उत्थान पाए जाते हैं। मंद ढाल वाले महाद्वीपीय उत्थान पाए जाते हैं। इनकी जो ढाल प्रवणता होती है, ढाल प्रवणता स्लोप ग्रेडियंट, ये 0.5 से लेकर डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक होता है। तो ढाल प्रवणता बहुत कम होती है, 0.5 से 1 तक। ठीक है, ध्यान रखें इस तरह से। तो ये दिखाई देते हैं और जैसे जैसे आगे जाएंगे गहराई की तरफ फिर इनका दिखना बंद हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये भाग, ये डूबा हुआ भाग, ये ढलान वाला क्षेत्र और यहाँ पर थोड़े से उठे हुए भाग क्या आ गए, ये कॉन्टिनेंटल राइज कहलाते हैं। तो ये सामान्य तौर पर इस तरह से थोड़े से उठे हुए भाग हैं, क्योंकि यहाँ से जब अस्थि पंजर बहकर जाते हैं वो कहाँ पर जमा हो जाएंगे, इस भाग में जमा हो जाते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, अब देखिए बात करें हम कटक की। कटक की देखिए बात की जाए तो मैंने बताया था कि कटक क्या है, महासागरों में जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, प्लेटों की अपसरण गति के कारण ज्वालामुखी या मैग्मा के कारण या ज्वालामुखी उद्गार के कारण एक पर्वत श्रृंखलाओं की, ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम बात करें अंतःसागरीय कटक या महासागरीय कटक। महासागरीय कटक। ठीक है, तो महासागरीय कटक की सीधी सीधी बात यहाँ पर लिख लेना, महासागरीय प्लेटों में अपसरण डाइवर्जेंस, अपसरण गति के कारण ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला पाई जाती है। ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, जिसे कटक कहते हैं, कटक कहते हैं। यह कुछ 100 किलोमीटर से लेकर कई हजार किलोमीटर लंबी होती है। कुछ 100 किलोमीटर से कई हजार किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। तो कुछ 100 किलोमीटर से लेकर कई हजार किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ध्यान रखना इनकी कुल लंबाई को अगर देखा जाए तो ये ध्यान रखना लगभग 75,000 किलोमीटर लंबे हैं। 75,000 किलोमीटर लंबे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लें, कटकों की सर्वाधिक संख्या, कटकों की सर्वाधिक संख्या अटलांटिक महासागर में है। सर्वाधिक संख्या अटलांटिक महासागर में है। तो अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है और विश्व का सबसे लंबा कटक, विश्व का सबसे लंबा कटक
मध्य अटलांटिक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है। तो विश्व का सबसे लंबा कटक पूछा जाए तो कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक कहलाता है। और मध्य अटलांटिक कटक की हम बात करें तो देखिए ये अटलांटिक महासागर है, इसमें अगर देखें यहाँ पर तो इधर से ये कटक शुरू होता है इस तरह से, और ये इधर दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है? अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। तो उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो लिख लें यहाँ पर इसका विस्तार उत्तर में अटलांटिक महासागर से उत्तर में, ध्यान रखना, आइसलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप तक फैला हुआ है, अंटार्कटिक महाद्वीप तक विस्तृत है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप तक ये फैला दिखाई देता है। और इसी के ऊपरी भाग की हम बात करें, जैसे इस तरह से ये फैला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ऐसा आकार का उत्तर से लेकर दक्षिण में, तो यहाँ पर आइसलैंड है। ठीक है, इधर की तरफ बात करें, यहाँ पर इधर की तरफ उत्तरी अमेरिका, इधर क्या है? उत्तरी अमेरिका, और इधर क्या है? यूरोप है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में इसी भाग में हम बात करें तो यहाँ पर इस भाग में एक पठार का निर्माण हुआ है, एक पठारी क्षेत्र है। मतलब पर्वत श्रृंखलाओं का भी अगर कोई भाग ऊपर से स्थिर हो जाता है वो क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। तो यहाँ पर एक पठार है जिसको बोलते हैं टेलीग्राफिक पठार, टेलीग्राफिक पठार। तो टेलीग्राफिक पठार पूछा जाता है कहाँ पर पड़ता है? तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर में इस कटक का उत्तरी भाग क्या है? टेलीग्राफिक पठार है। पठार है क्योंकि दोनों देश विकसित क्षेत्र हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर इससे क्या होती है? कई सारी टेलीफोन की केबलें यहाँ से गुजारी गई है, इसलिए इस पठार का नाम पड़ गया है टेलीग्राफिक पठार, इसको कहा जाता है। तो टेलीग्राफिक पठार के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? कटक के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और बता दूंगा कि इसकी क्या क्या अन्य विशेषताएं हैं। इस तरह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? एक कटक के रूप में दिखाई देता है। तो ये कटक क्या है? मैंने आपको बताया कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है समुद्र के, मान लीजिए एक तो सिंपल ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है छिद्र के द्वारा, लेकिन एक बहुत लंबी दरार बन गई है, मतलब कई हजार किलोमीटर लंबी दरार अगर बन जाएगी महासागरों के नीचे, तो उससे निर्मित लावा से क्या होगा? एक लंबी पर्वत श्रृंखला बन जाती है, उसको हम बोलते हैं कटक। अगर सिंगल छिद्र के द्वारा, दरारी उद्गार छिद्र के द्वारा केवल ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वो एक ज्वालामुखी कहलाएगा। लेकिन अगर एक लंबी दरार बन जाती है तो उससे मैग्मा ऊपर निकलेगा, महासागरों के नीचे ठंडा हो जाएगा, तो उससे एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार हो जाता है। तो इस तरह से लगातार महासागरों के नीचे इन कटकों का विस्तार होता रहता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करवाया जाएगा। धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए, थैंक यू।